SDR। SDR 886। कितने को पता है उसके बारे में, उसके काम के बारे में? आपको पता है? ये कौन बोला? मिस्टर विशाल शाह। चलो ठीक है, आ जाते हैं। उस्ताद, हाँ जी। जब तक चाय खत्म नहीं हो तब तक क्लास चालू नहीं होनी चाहिए, नहीं वरना समझ लेना आप क्या होने वाला है। मैं तेरा गला घोट दूंगा अगर तू मुझे चाय नहीं दिया तो। आपकी चाय मैंने पी ली, परेशान नहीं हो। अजमत भाई, जी जी, ऑन बताएं विशाल भाई। मेरी बस इतनी सी खता है, मुझे कुछ नहीं पता है। अरे है जही खता में तो मार डाला आपकी लोगों ने। आपका ये खता नहीं है, आपका ये अपराध है। उस्ताद, अपराध की सजा और बोल दो। हाँ, तो रेडमी के 40 प्रो, रेडमी के 40 प्रो, इसमें इस्तेमाल हुआ है SDR 886 और ये है SDR 886। ज्यादातर हम लोग क्या जानते हैं SDR के बारे में? ये एक ट्रांसीवर आईसी है कि नहीं, या और कुछ जानते हैं SDR को? ट्रांसीवर ही जानते हैं गुरु जी। और ट्रांसीवर का मतलब क्या होता है? ट्रांसीवर सेंड भी करता है गुरुजी, रिसीव भी करता है। हाँ, ट्रांसीवर जो है वो ट्रांसमिशन भी करता है और रिसीव करता है। किसको? रेलवे स्टेशन में जाके अपने रिश्तेदार सिग्नल को, सिग्नल को। RF सिग्नल को। हाँ, RF सिग्नल को। RF यानी कि रेडियो रेडियो फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी। सिग्नल को ये रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। तो रिसीव सिग्नल को हम लोग कहते हैं डाउन लिंक, एंड ट्रांसमिट सिग्नल को हम लोग कहते हैं अपलिंक। दोनों में क्या अंतर है? अपलिंक और डाउन लिंक, ये दोनों सिग्नल में अंतर क्या है? तो जो लिंक हम अपने अपने मोबाइल में रिसीव करते हैं सर, वो बहुत आसानी से रिसीव हो जाता है, लेकिन यहाँ से जब हम प्रक्षेपण करते हैं उसको, तो हमें बहुत ही ताकत की जरूरत होती है सर। ऐसा सिंपल शब्द में कहा जाए, जो डाउन लिंक है वो ज्यादा मेगाहर्ट्ज में हमारे मोबाइल को ट्रांसमिट होता है, और जो अपलिंक हम करते हैं हमारे मोबाइल से बेस स्टेशन यानी कि जो नेटवर्क का टावर होता है वहां तक जाने के लिए हमारे मोबाइल में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। और वही कमजोर सिग्नल को हम मोबाइल के अंदर बहुत सारे RFPA यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पावर एम्पलीफायर, आमतौर पर लोकल लैंग्वेज में हम लोग PA कहते हैं, 4G PA, 2G PA, 3G PA, 5G PA, ये नाम से कहते हैं। और वही चीज इस सिग्नल को बढ़ाने का काम करता है, उतना तक बढ़ाता है जितने में हमारा अपलिंक हो सके। इसके अलावा अगर हम बात सोचें, जितने भी मोबाइल हैंडसेट होते हैं जो कि डिजिटल इक्विपमेंट होते हैं, और उनके अंतर्गत जितने भी स्मार्टफोन आते हैं, उन स्मार्टफोन के अंदर इसी रेडियो फ्रीक्वेंसी अपलिंक एंड डाउनलिंक को प्रिपेयर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए एक छोटा सा आईसी का इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग ज्यादातर WTR के नाम से जानते हैं। अगर आमतौर पर सबको WTR बताओगे तो वो समझ जाएंगे, लेकिन अगर टेक्निकली नाम पे हम जाए
उसका नाम होता है ट्रांसीवर आईसी या आरएफ आईसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी या ट्रांसीवर आईसी। इससे पहले हम लोगों ने WTR 2965, 2925, SDR 660, SDR 475 और इस तरह का जो 4G हैंडसेट के अंदर इस्तेमाल होने वाला ट्रांसीवर आईसी के बारे में हम लोग बड़े अच्छे तरह से जानते हैं, क्योंकि इस फील्ड में हम लोग सभी कुछ सालों से काम कर रहे हैं। तो ये ऐसा होता है ना, जैसे आदत पड़ जाता है, उसी तरह हमको आदत पड़ गया है इसके बारे में। लेकिन जब से ये 5th जनरेशन हमारा शुरू हुआ है, तब से इसके अंदर एक अलग तरह का ट्रांसीवर आईसी इस्तेमाल होता है, जो ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी और हाई बैंड इनको सपोर्ट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई बैंड। क्या हेलो तुमको पता है भैया, 5G के समझ गए? हो अंदर गया, आ जाओ। ठीक है सर। हाँ जी, हाँ भैया। 5G के अंदर जो हमारा ट्रांसीवर आईसी इस्तेमाल होता है, वो फ्रीक्वेंसी रेंज उसका कितना होता है? कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? 25,000 मेगाहर्ट्ज। कितना? 44। 44? क्या बात करते हो यार, इतना कम! 6 गीगाहर्ट्ज तक होता है। हमारे जो 5G नेटवर्क होता है वो अप टू 6 गीगाहर्ट्ज तक होता है। यानी कि मेगाहर्ट्ज की तो बात छोड़ो, वो 6 गीगाहर्ट्ज तक होता है। और अगर बात करें इसमें कौन कौन सा बैंड किस किस नेटवर्क के लिए, कौन सा जेनरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, पिछले महीने जो हम लोगों ने डेमो क्लास किया था, उस डेमो क्लास में तुम लोगों को मैंने बताया था कि कौन कौन सा बैंड हमारा किस प्रोवाइडर को और उनमें फ्रीक्वेंसी कितना होता है, इसकी जानकारी दिया था। क्या बता सकते हो 5G में कौन कौन सा बैंड इस्तेमाल होता है और 4G में कौन कौन सा बैंड इस्तेमाल होता है? गुरुजी 4G में भी बैंड 5 होता है। हम्म और बैंड 40, हम्म बैंड 7 वो यहाँ पर नहीं होता है। अगर 4G की बात करें तो बैंड 7, बैंड 39, बैंड 40, बैंड 41 और बैंड 19 भी हमारा काम करता है। बैंड 1 भी हमारा काम करता है। ज्यादातर बैंड 1 जो है वो BSNL इस्तेमाल करता है। और इनमें फ्रीक्वेंसी रेंजेस 1900 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज तक होता है। इसमें 1900 मेगाहर्ट्ज से लेकर 2500 मेगाहर्ट्ज तक होता है फ्रीक्वेंसी। अगर अपलिंक की बात करें तो ये 1800 मेगाहर्ट्ज होता है। अगर डाउनलिंक की बात करें ये 2300 मेगाहर्ट्ज का होता है। तो शोर ना करो, शोर ना करो, शोर ना करो, तुम्हारा वीडियो खराब होगा। तो आज जो हमारा मोबाइल का मॉडल है वो Xiaomi का Redmi K40 Pro, और इसमें एक ट्रांसीवर आईसी इस्तेमाल हुआ है
जिसका नंबर है HDR 868 एंड इसका अपग्रेड वर्जन हुआ 008। फिलहाल HDR 868 अभी 009 आ चुका है। 008 2019 में पहली बार मोबाइल की दुनिया में कदम रखा था और बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर इसका वर्जन 009 हुआ है। तो यहां कंफ्यूजन मत पालना कि अगर तुम्हारा 8 लगा है तो तुम 9 लगा दोगे या 9 लगा है तो 8 लगा दोगे, तो ये कंफ्यूजन करते ही मत पालना। इसके बाद सबसे पहले कोई भी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी के बारे में अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले उस आईसी का रिक्वायरमेंट को हम देखेंगे। पहले हम उसका रिक्वायरमेंट को देखेंगे। रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, एक हायर वोल्टेज का सप्लाई होता है, एक आईओ वोल्टेज का सप्लाई होता है, एक इनाबुल का सप्लाई होता है, एक रीसेट लाइन का सप्लाई होता है, और ट्रांसीवर की अगर बात किया जाए तो इसमें एक एक्सो लाइन यानी कि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर से एक फ्रीक्वेंसी लाइन की भी जरूरत होता है। तो जैसे कि हम WTR से जानते हैं कि हम लोग सिंपल क्या करते हैं ना, 1.0 और 1.8 ये दो लाइन को चेक कर लेते हैं। 1.1 स्टेबल वोल्टेज है जो डिफॉल्ट ऑन का वोल्टेज है, यानी कि मोबाइल सेट चालू होगा तो वो वोल्टेज बन जाएगा। और एक DIG यानी कि डिजिटल वोल्टेज होता है 1.0, जो कि हमारा सिम डालने के बाद नेटवर्क जब प्रोसेस होता है तभी वो वोल्टेज एक्टिव होता है। और हम लोग सिंपल इतना जानते हैं। हेलो अजमा अरे मेरा सवाल है। हाँ करो, सवाल करो। तो 1.0 वोल्टेज है उस्ताद, जो मतलब नेटवर्क प्रोसेसिंग चलता आता है, यानी मैंने देखा है इस साइड में कि कॉल लगा, मतलब इमरजेंसी नंबर डायल करो तब आता है। नहीं 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 नहीं, देखो हमारे पिछला क्लास को थोड़ा याद करो। हमारे सिम कार्ड में क्या होता है, हमारे सिम कार्ड में एक माइक्रो चिप होता है जिसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। जब हम सिम कार्ड को मोबाइल में डालते हैं तो कुछ वोल्टेज दे के उस सिम कार्ड के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है उसको एक्टिव किया जाता है। अब उसको एक्टिव करने के बाद वहां से एक आईओ वोल्टेज के माध्यम से डाटा को ट्रांसफर किया जाता है, जो डाटा बेसबैंड के थ्रू प्रोसेस होके सबसे पहले मोबाइल टावर को जाता है। जब मोबाइल का टावर को जाता है तो वहां पर वो अपने आप को रजिस्टर करता है, अपने आप को रजिस्टर करता है, यानी कि हर सिम कार्ड में कुछ डेफिनाइट नंबर होते हैं। जैसे जैसे मोबाइल का MDN नंबर होता है, ESN नंबर होता है, ICC IDD नंबर होता है, और प्रोवाइडर के हिसाब से और सिम कार्ड के हिसाब से ये सभी का अलग होता है, किसी का किसी के साथ नहीं मैच करता है। जब वही नंबर उसी प्रोवाइडर के टावर में जाता है यानी कि बेस स्टेशन को जाता है तो वहां से ये हमारा मोबाइल जो यूनिक कोड को भेजता है, वही यूनिक कोड उसके बेस स्टेशन में जब पंजीकृत होता है यानी कि रजिस्ट्रेशन होता है, यानी कि उसके डाटाबेस में ये इस नंबर को मिलाता है। जब दोनों नंबर आपस में मिल जाते हैं तब बेस स्टेशन उस डाटा को रजिस्टर कर देता है और फ्रीक्वेंसी को यानी कि मोबाइल नेटवर्क को यानी कि RF सिग्नल को वो अलाउ कर देता है तुम्हारे मोबाइल को। और जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा
तब तक तुम्हारे मोबाइल में कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल एंटर नहीं करेगा। इसीलिए गुरुजी इसीलिए जब सिम खराब हो जाता है तो लिखता है सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फेल्ड। हाँ, सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन फेल लिख देता है। और कभी कभी अगर हमारा एंट्रेंस खराब हो जाता है, एंट्रेंस यानी कि 2GPA जब खराब हो जाता है तो सिग्नल बेसबैंड प्रोसेसर के पास पहुंच नहीं पाता है, तब भी तुम्हारा यही चीज लिखता है कि रजिस्ट्रेशन फेल, नेटवर्क नॉट एक्सेस, नो नेटवर्क फाउंड, इस तरह का प्रॉब्लम तुम्हारा आ जाता है। तो सबसे पहले जब हमारा सिम कार्ड बेस स्टेशन के साथ पंजीकृत होता है यानी कि रजिस्ट्रेशन होता है, तब बेस स्टेशन तुम्हारा मोबाइल के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी को अलाउ कर देता है। और जैसे ही वो रेडियो फ्रिक्वेंसी हमारे एंटीना केबल माध्यम से, एंटीना कपलर के माध्यम से जैसे हमारा एंट्रेंस में पहुंचता है, तो एंट्रेंस के माध्यम से ये RFPA को जाता है यानी कि ट्रांसीवर में जाता है। ट्रांसीवर से फिर वो क्वाड्रेचर पॉजिटिव, क्वाड्रेचर नेगेटिव, इन फेज पॉजिटिव, इन फेज नेगेटिव, इन 4 लाइन के माध्यम से हमारे बेसबैंड प्रोसेसर को जाता है। फिर बेसबैंड प्रोसेसर से वहां पर वो मतलब प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद फिर वापस प्रोसेस्ड फ्रीक्वेंसी को हमारा बेसबैंड प्रोसेसर करता क्या है ना, वापस इसको RF IC यानी कि ट्रांसीवर IC को वापस करता है। फिर ट्रांसीवर IC बैंड के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, यानी कि तुम्हारा अल्टीट्यूड, एम्पलीट्यूड, मल्टीट्यूड, ये सबको नजर करके कौन सा बैंड तुम्हारे लिए काम करेगा वो सिम कार्ड के साथ कम्युनिकेट करता है और उसी बैंड को तुम्हें प्रोवाइड करता है। और ये सिग्नल जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक तुम्हारे मोबाइल में नहीं आएगा, और जब तक सिग्नल नहीं आएगा तो DIG 1.0 वोल्टेज बनेगा नहीं। अजमत हुसैन समझ में आया? क्लियर हो गया उसका, क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। चलो बढ़िया है। तो हमारा कहने का मतलब ये था कि जो हमारा ट्रांसीवर IC SDR 868 या चाहे कोई भी सेमीकंडक्टर चिप हो, तो उसको एक्टिव करने के लिए हमें कुछ हाई वोल्टेज की जरूरत होता है। और उसको अगर वो डिजिटल एंड मैनुअल दोनों तरह का, यानी कि एनालॉग एंड डिजिटल दोनों तरह का IC होता है, तो उसको डिजिटल वोल्टेज भी और एनालॉग वोल्टेज भी जरूरत होता है ताकि वो जिंदा होके उठ के बैठ सके। फिर इनाबुल वोल्टेज मिलता है तो वो चलने के लिए काबिल हो जाता है। अब जब चलने के लिए वो काबिल हो जाता है तो उसको जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है उसका सोर्स अगर उसको मिल जाता है, यानी कि ये ट्रांसीवर IC रेडियो फ्रीक्वेंसी को प्रोसेस करने के लिए है, तो अगर इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी मिला तो ये प्रोसेस करना चालू करे। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी ट्रांसीवर हो या कोई भी सेमीकंडक्टर चिप हो तो उसको चलने के लिए हमें रिक्वायरमेंट की जरूरत है। और वही रिक्वायरमेंट का जो वोल्टेज होता है आता तो एक जगह से, मगर IC के अंदर बहुत सारे अलग अलग नाम से और अलग अलग पिन को वो डिवाइड होके जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक कैपेसिटर पे एक वोल्टेज को चेक कर लेते हैं 1.8, लेकिन वही 1.8 कितने जगह को जाता है इसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। हमने 1.8 देख लिया तो हमने समझ गया कि हमारा वोल्टेज आ रहा है, फिर 1.0 देख लिया तो हम समझ गए कि हमारा वोल्टेज आ रहा है, लेकिन वही वोल्टेज कितने जगह में डिवाइड होके जाता है इसके तरफ हम कभी सोचते नहीं, कभी देखते नहीं। और जब भी नेटवर्क का इशू आता है तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, SDR को बदल डालते हैं, WTR को बदल डालते हैं, 4GPA 2GPA जो भी हमारे पास सेमीकंडक्टर चिप होता है उसको हम बदल डालते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि वो IC किस काम के लिए यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और उसको वो कौन कौन सा रिक्वायरमेंट है और कहाँ कहाँ उसको मिलना चाहिए,
और कहाँ ना मिलने पर यह काम नहीं करेगा, इसके ऊपर हम कभी सोचते नहीं है। जैसे कि अगर WTR की बात करें या SDR की बात करें, तो 4G का बात करता हूं, तो उसमें कुछ लाइंस होते हैं जो बहुत ही जिम्मेदार होते हैं तुम्हारा नेटवर्क को प्रोसेस करने के लिए। सबसे पहले अगर इस बात को हम देखें तो उसमें BBIM, BBQM, BBIP, BBQP या Q-Link-P, Q-Link-M, इस तरह का नाम सब होता है। और ये डायरेक्ट तुम्हारा CPU के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं। अगर यही लाइन तुम्हारा CPU से कुछ वजह से, गिरने के वजह से या बिजली कड़कने के वजह से ये इंटरफेस जब तुम्हारा मिस हो जाता है, तो तुम WTR बदलते रहो, SDR बदलते रहो, CPU रिवॉल्व करते रहो, सब कुछ कर डालो, फिर भी सेट में तुम्हारा नेटवर्क नहीं बनेगा। इसीलिए कभी भी तुम लोगों के पास अगर नो सर्विस, नो नेटवर्क, बेस बैंड अननोन, नॉल IMEI और रेडियो ऑफ, वोल्टी ऑफ, इस तरह का प्रोसेस जब आता है ना, तो किसी भी सेमीकंडक्टर को छूने से पहले कुछ अहम चीजें होते हैं, उनको चेक करना बेहद जरूरी है। कभी कभी ये ऊपर से भी चेक हो जाता है, कभी कभी हमें IC को उतार के IC के प्यार के ऊपर भी चेक करना पड़ता है। जब इसी चीज को हम नजरअंदाज कर देते हैं तो 90% केस हमारे पास से वापस जाता है और 10% तुक्केबाजी करके हम लोग बना लेते हैं। यही होता है कि नहीं होता है? क्या आजाद, मेरा आवाज जी गुरु जी। यही होता है कि नहीं होता है? जी जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। एक छोटा सा चीज देखो, एक होता है हमारा APT-IC, एक हमारा APT-IC होता है। अगर APT-IC 4G PA को रिक्वायरमेंट का वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करेगा तो तुम्हारा लो नेटवर्क, नो सर्विस, इमरजेंसी कॉल इतना सारा हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नो सर्विस है तो तुरंत WTR या SDR को उठा डालो, नहीं हो रहा है CPU को रिवॉल्व करो। लेकिन ये सब तुक्काबाजी काम है। तुक्काबाजी काम को छोड़ के अगर सही राह में चलोगे तो जो 90% तुम्हारे पास से वापस जाता है, 10% बनता है, वो उल्टा हो जाएगा। 90% तुम्हारे पास बनेगा और 10% टाइम के लिए तुम छोड़ दोगे। इतना टाइम कौन देगा भाई, इतना टाइम के लिए कस्टमर हमें पैसा नहीं देगा, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। यही होता है कि नहीं? जी गुरु जी ऐसा ही होता है। तो आज सबसे पहले हमने ये लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं। ये हमारा ये में EMMC के ऊपर ये लगा हुआ है। तो यहां से हम लेआउट में चलते हैं और लेआउट में EMMC के ऊपर ये वाला IC हमारा लगा है। ये वाला IC को यहां से कॉपी करते हैं और सीमाटिक के अंदर जाते हैं, इसको पेस्ट करके सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारा ये आ गया वो IC, क्या नंबर है, SDR-6868। तो ये सबसे पहला भाग है इस IC का, यानी कि इस IC को अगर देखे तो ये कम से कम 8 हिस्सों में बटा हुआ है। लेकिन सही मायने में अगर देखे ये शायद 2-3 हिस्सों में होगा और बाकी हिस्सा जो है वो ग्राउंड का होगा, बाकी हिस्सा वो ग्राउंड का होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई भी सेमीकंडक्टर चिप को हम काम करने जाएंगे तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे। अगर उस रिक्वायरमेंट की बात करें, या तो वो VDD होगा, या तो VCC होगा, या तो वो वीरेज होगा, या तो वो रीसेट होगा, या तो वो इनाबुल होगा, तो इस नाम से होगा। अगर इस सेक्शन को हम गौर से देखें
तो इसमें ऐसा कुछ नाम नहीं है, इसमें ऐसा कोई भी नाम नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए पहला सेगमेंट नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें भी देखते हैं, तो लगभग इसमें भी ऐसा कोई नाम नहीं है, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अगर देखते हैं तो ये भी हमारा नहीं है, ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि इसमें वीडीडी वीसीसी ऐसा कोई नाम भी नहीं है। तो फिर से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जब हम आते हैं तो यहां पर देखो VDD-CX1, VDD-CX2, VDD-CX3, VDD-MX1, MX0, VDD-PHY, ये VDD लाइन हमारा इसके अंदर आ गया। तो ये सेक्शन हमारा जो है रिक्वायरमेंट का सेक्शन, यानी कि आईसी को अलाइव करने के लिए, जिंदा करने के लिए, काम करने का लायक बनाने के लिए यहां पर इतना सारा वोल्टेज हमको इसी आईसी के अंदर देना पड़ेगा। जब इतना सारा वोल्टेज हम देंगे तभी जाके ये आईसी हमारा काम करने का लायक बनेगा। अब जब काम करने का लायक बनेगा तब ये जिस काम के लिए यहाँ पर है वो काम को वो अंजाम देगा। तो कोई भी अगर हमारे पास आईसी आ जाए, कोई भी सेट आ जाए जिसमें 5G का नेटवर्क प्रोसेस है, तो अगर वहां पर 5G 4G 3G 2G कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले इस आईसी का इतना सारा जो वोल्टेज है, इन वोल्टेज को चेक करेंगे। कोई सवाल, कोई सवाल, या आगे बढ़ेंगे? गुरुजी वोल्टेज हम चेक तो करते हैं, लेकिन हमें बहुत सारे वोल्टेज ऐसे होते हैं सर कि वो अगर हमारी आईसी में कुछ प्रॉब्लम है तो वो नहीं बनते हैं। दो ही कारण होगा। अगर आईसी तुम्हारा इंटरनली शॉर्ट होगा, यानी कि इंटरनली आईसी खराब हो गया रहेगा, तभी तुम्हारा वोल्टेज बनेगा नहीं। इसके अलावा अच्छा गुरुजी, जैसे गुरुजी मेरा WPR अगर ओपन हो जाता है, हाँ, नहीं काम करता है, तो भी हमारा 1.0 नहीं बनेगा। यही तो सवाल है। इसी सवाल को तो पहले मैंने तुम लोगों को जवाब दिया ना, कि वोल्टेज 1.0 वो डिजिटल सेक्शन का वोल्टेज है। दो तरह का सेक्शन होता है, एक एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है। और डिजिटल होता जो वोल्टेज वो डिफॉल्ट ऑफ होता है। मैंने कितने तरह का वोल्टेज तुमको बताया, एक ऑलवेज ऑन, दूसरा डिफॉल्ट ऑन, तीसरा डिफॉल्ट ऑफ। जो ऑलवेज ऑन है, बैटरी लगाते ही वो वोल्टेज बनेगा। जो डिफॉल्ट ऑन है, सेट चालू होते ही वो बनेगा। और जो डिफॉल्ट ऑफ होता है वो कमांड के माध्यम से बनेगा, वो कमांड के माध्यम से बनेगा। अब सर देखो, उसका नाम, उसके नाम सर ऐसे कुछ हो जिसे नाम से हम पता लगा ले सर कि ये मतलब ये बनेगा, कब सॉफ्टवेयर के थ्रू बनेगा या नहीं बनेगा। 100% जितना भी डीआईजी वोल्टेज वो सॉफ्टवेयर से ही बनेगा। सॉफ्टवेयर को मत सोचो, सीपीयू के कमांड के माध्यम से बनेगा और कमांड के माध्यम से वो बंद होगा। जब रिक्वायरमेंट होगा तब वो चालू होगा, जब रिक्वायरमेंट नहीं तब वो बंद हो जाएगा। जितने भी डिजिटल वोल्टेज होते हैं वो तुम्हारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑन होते हैं एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफ होते हैं। अब बेसबैंड प्रोसेसर तब तक तुम्हें 1.0 वोल्टेज नहीं देगा जब तक बेसबैंड प्रोसेसर को आरएफ सिग्नल नहीं मिलेगा। चाहे तुम सर फोड़ लो, आरएफ सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो 1.0 वोल्टेज को एक्टिव करेगा ही नहीं। आई बात समझ में ना? और गुरुजी हाँ, जी 2.7 वाला वोल्टेज जो है, कौन सा 1.8 वाला? नहीं 2.7 वाला जो डीपीडीटी स्विच में ज्यादातर लगता है। वो तो अलग चीज है, वो अलग चीज है। डीपीडीटी स्विच में लगता है, डीआरएक्स एंटीना स्विच में भी हाँ, लगता है, आरएफ फ्रंट एंड में भी लगता है। उसको मतलब वो अलग तरह का सेमीकंडक्टर चिप होते हैं जिनको हाई वोल्टेज की जरूरत होता है। अगर नहीं बोल ट्रांस रहा हूँ कि वो कब जनरेट होगा। 2.7 सेट पावरिंग ऑन हुआ तो वो बन जाएगा। वो स्टैंड बाय रहेगा। हाँ, सेट जैसे ही तुम्हारा ऑन होगा वैसे ही तुम्हारा वो वोल्टेज बन जाएगा। अच्छा।
तो आगे बढ़े। जी सर, जी सर। जरा सोचो, यहां पर एक लाइन से 3 वोल्टेज बना है, VDD-CX1, VDD-CX2 एंड VDD-CX3। अगर इस लाइन को हम पकड़ के चलते हैं, ये लाइन हमारा यहां से वीरेज L6E 0.8 वोल्टेज के माध्यम से आ रहा है। वीरेज L6E 0.8 वोल्टेज, ये वोल्टेज से आ रहा है। तो जहां पर वीरेज लिखा है, तो एक चीज तो हम क्लियर हो जाते हैं कि ये एक रेगुलेटेड वोल्टेज है। अगर जी रेगुलेटेड वोल्टेज है तो या ये 2 रास्ते से आएगा, या तो हमारा एलडीओ से आएगा, या तो हमारा डिस्क्रीट एलडीओ से आएगा। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक हाई एम्पियर की वोल्टेज अगर जरूरत होता है तो हम क्या करते हैं, एक डिस्क्रीट एलडीओ लगाते हैं, जो 4 पिन 5 पिन का होता है एलडीओ, उसको लगा के उसमें से वोल्टेज बनाते हैं। अगर लो एम्पियर की और लो वोल्टेज की जरूरत होता है तो हम पीएमआईसी, सब पीएमआईसी, एडिशनल पीएमआईसी, चार्जिंग आईसी, इनके तरफ से हम इस रेगुलेटर वोल्टेज को लेके आते हैं। इसमें ज्यादातर एम्पियर हमारा कम होता है। तो सबसे पहले अगर इस बात को हम सोचे कि ये VDD-CX1, VDD-CX2, VDD-CX3। गुरुजी, हाँ, रेगुलेटर वोल्टेज मतलब के सब, रेगुलेटर का मतलब क्या समझे हम? रेगुलेटर का मतलब यह है, इनपुट में चाहे कोई भी बदलाव हो, आउटपुट में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड रेगुलेटेड। ओके, विद जैसे एसएमपीएस सप्लाई बोल रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके सर, ओके। एसएमपीएस का मतलब ही रेगुलेटेड होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। पावर सप्लाई, जी जी तो जी। रेगुलेटर भी वही स्विचिंग के माध्यम से निकलता है। लेकिन एसएमपीएस में क्या होता है, इंडक्टर का इस्तेमाल होता है जहां तुम्हारा हीट डिसिपेशन होता है। लेकिन अगर वीरेज की बात करें, यहां इंडक्टर का इस्तेमाल नहीं होता है, और ये उससे कई गुना ज्यादा अच्छा होता है, जिसमें वाइब्रेशन भी नहीं होता है, ऊंच नीच भी नहीं होता है, हीट डिसिपेशन भी नहीं होता है, हैसल फ्री होता है, बम्प फ्री होता है, एकदम प्योर एंड परफेक्ट वोल्टेज होता है जो वीरेज होता है। ओके सर। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, ये वीरेज L6E 1.8 सॉरी 0.8 वोल्टेज, ये आ कहां से रहा है, इसको क्लिक करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखो, ये PMR 735 एक आईसी इसमें लगा है, उस आईसी के रेगुलेटेड वोल्टेज से आ रहा है। गौर से देखो। तो सबसे पहले तुम्हें यह भी जानना जरूरी है कि ये PMR 735 और किसी किसी में ये X055 के नाम से भी आईसी लग के आता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आईसी होते हैं नेटवर्क सेक्शन के लिए। अगर इस आईसी को तुम देखना चाहोगे तो सिंपल यहां से इसको कॉपी करो, कॉपी करके लेआउट में जाओ, इसको पेस्ट करो, पेस्ट करके इस आईसी को सर्च करो और देखो ये आईसी कहां लगा है। ये आईसी देखो यहां पर लगा है, ये आईसी यहां पर लगा है। और अगर हम स्पेशली गुरु जी, ये आईसी नेटवर्क सेक्शन को सप्लाई देती है। वनली एंड वनली नेटवर्क सेक्शन को, अगर ये आईसी खराब हो जाए, ये आईसी अगर खराब हो जाए तो तुम्हारा सेट तो चलेगा लेकिन नेटवर्क सेक्शन काम नहीं करेगा। ये देखो, ये वाला वो आईसी PMR 735A, ये वाला आईसी नेटवर्क के लिए खास तौर पर दिया गया है। और कभी कभी इस आईसी अलग अलग ब्रांड में यह 055 के नाम से भी आता है। कभी अगर फुर्सत मिले तो 055 को एक बार नंगा करके देखेंगे उसमें क्या क्या चीज है। ठीक है ना। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को मैं पॉज करता हूं और
तो समझ में आया क्या? ये PM 735A ये वाला आईसी सिर्फ हमारे नेटवर्क के लिए वोल्टेज को प्रोवाइड करता है, नेटवर्क के लिए वोल्टेज को प्रोवाइड करता है। अगर यहां से हम देखें, हम कहां पर थे? वीरेज L7E, L6E था गुरु जी। L6 या L7 था? 6 था। चलो ठीक है, L6 को ले लेते हैं और चलते हैं आईसी के पास। हाँ, L6E 0.8 वोल्टेज, और ये VDD CX1, VDD CX2 एंड VDD CX3 के लिए जा रहा है। जब कुछ देर पहले हम लोगों ने इसी बात के ऊपर चर्चा किया कि हम लोग तो एक वोल्टेज को माप लेते हैं, यानी कि अगर ये 0.8 वोल्टेज को मापना चाहे तो ये सब कैपेसिटर को यहां से कॉपी करेंगे और लेआउट में पेस्ट करके देखेंगे वो कैपेसिटर कहाँ है, और वहां पर चलेंगे, सीधा उस वोल्टेज को हम माप लेंगे। यहां पर आएंगे, ये HDR के पास लगा है ये छोटा सा कैपेसिटर, यहां पर हम माप लेंगे 0.8 वोल्टेज। लेकिन कभी भी हमने ये सोचा है क्या, ये वोल्टेज इस रास्ते में आया और ये 3 बॉल पे गया है, L36, V35, W36। अब जरा सोचो, इनमें से अगर कोई एक बॉल में तुम्हारा वोल्टेज एंटर नहीं किया, अगर एक बॉल में तुम्हारा वोल्टेज एंटर नहीं किया, अब बताओ क्या नेटवर्क तुम्हारा बनेगा? नहीं सर, एम्पियर नहीं मिलेगा हमारे। अलग अलग है, क्या है कि L है, V है, W है। हाँ, नहीं, वो तीनों पिने शॉर्ट होंगी, फिर भी सर एम्पियर कम मिलेगा। वोल्टेज मिल भी जाएगा तो एम्पियर नहीं बनेगा। ये तो कोई गुंजाइश नहीं है शॉर्ट होने का, गुंजाइश नहीं है। L रो का 36, V रो का 35 एंड W रो का 36, ये 3 अलग अलग बॉल होते हैं। अगर ये बात को हम देखना चाहे, इसका बिट मैप है क्या? देखते हैं। हाँ, बिट मैप है, बिट मैप को खोल लेते हैं। और ये रहा हमारा SDR। और SDR का बॉल नंबर कितना है? V36। दोबारा देख लेते हैं इसको। L36 V35, L36 V35, V23, 27, V33 एंड V35। जरा गौर से देखो, यहीं पर है 35, W36 उसके पास भी है। अगर इसको यहां से हम क्लिक करते हैं तो देखो, अगर 2 बॉल यहां पर है, 2 बॉल यहां पर है, 1 बॉल ऊपर है, तो क्या शॉर्ट होने का कोई गुंजाइश है? नो सर। इसीलिए शॉर्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर बात करें ये तीनों बॉल पे अगर हमारा वोल्टेज नहीं मिला तो क्या हमारा नेटवर्क बनेगा? नहीं गुरु जी, कोई चांस ही नहीं है, खुराक नहीं मिलेगी उसको। लेकिन हम लोग तो सिर्फ इसी कैपेसिटर पे वोल्टेज को चेक कर लेते हैं ना। जी। तो जब भी इस कैपेसिटर पे वोल्टेज हम चेक करते हैं और सब कुछ करने के बावजूद भी हमारा नेटवर्क नहीं बनता है, तो हमारा जिम्मेदारी क्या बनता है? यहां से प्रोब रखो, इसको कंटिन्यूटी लो, इसको कंटिन्यूटी लो, इसको भी कंटिन्यूटी लो। तीनों का कंटिन्यूटी को तुम चेक करोगे। अगर तीनों का कंटिन्यूटी सही है तो हम आगे बढ़ेंगे, अगर सही नहीं है, अगर ये वाला बॉल नहीं है, तो यहां से एक जंपर उठा के हम यहां पर डाल के इस बॉल को जब अलाइव करेंगे तभी जाके हमारा काम बनेगा। क्लियर है क्या? जी। अरे मुझे क्लास में तभी मजा आता है जब बहुत सारे सवाल होते हैं। जब सवाल नहीं होता है मुझे क्लास में मजा नहीं आता है, क्योंकि मैं
आज आजाद, तुम्हें आज पता है ना कम से कम मैं कब से बैठा हूं यहाँ पर? गुरुजी सुबह से काम ही तो कर रहे हैं, 10 बजे आए, 8 बजे आए होंगे आप। तो समझ के चलो, सुबह 8 बजे से रात 8 बज गया, 12 घंटा कंटिन्यूस में एक जगह में बैठा हूं। 12 घंटा। लोग 1 घंटा बैठेंगे तो पागल हो जाते हैं, मैं 12 घंटा कंटिन्यूस बैठा हूं। अगर इतने सारे बंदे तुम जुड़े हो, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल नहीं हो रहा है तो क्या क्लास करेंगे? क्लास में थोड़ी मजा आता है। गुरुजी यहाँ पर जो VDD CX बताया गया है, लिखा गया है, CX हाँ मतलब हाँ। क्या है गुरुजी? अरे ये तो मुझे भी पता नहीं है, मैं नहीं क्या बताइए करूं? ना, हमको पता नहीं है गुरुजी, इसलिए अच्छा, CX। कोई बात नहीं। यहाँ पर है क्या? हाँ हाँ, CX है। कोर क्या? कोर क्या लिखा है? कोर कोर डोमेन। डोमेन। हाँ, हाँ। अभी है तुम्हारे लिए, सब कुछ है। ऐसा नहीं, मैं पिछले कम से कम 80 से 90 घंटा जब तुम्हारे लिए इसको बैठ के बना रहा था, 80 से 90 घंटा मैं बैठा हूं कंटिन्यूस। तो ऐसा कुछ नहीं रखा है जिसके बारे में तुम्हें मैं नहीं बताऊंगा। उसकी तरफ से तुम फ्री रहो। बस पहले कुछ बेसिक चीजों को तुम समझ जाओ। बेसिक चीजों को समझ जाने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। और हर एक एक बॉल का, हर एक लाइन का, हर एक लाइन का मतलब, हर एक लाइन का काम, हर एक लाइन मिस होने पे क्या प्रॉब्लम होगा, इसकी पूरी जानकारी हम लेंगे। ऐसे नहीं कि हमने ऐसे मुंह पे बता के तुम्हें चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे, ये तो एक दिन का तो बात कोई संभव ही नहीं है। यानी कि एक क्लास में इसको बोलना लगभग संभव ही नहीं है। समझ में आया ना? जी गुरुजी। तो पहला दफा हमने क्या देखा, एक वोल्टेज आया वीरेज L6E और 0.8 वोल्टेज, ये इसका 3 बॉल पे एंटर किया, जिसका नाम है कोर प्रोसेसर। कोर प्रोसेसर के लिए ये वोल्टेज आया। अब किसी भी आईसी का अगर कोर प्रोसेसर वोल्टेज बंद हो जाए तो तुरंत वो आईसी काम करना बंद कर देगा। तुरंत वो आईसी काम करना बंद कर देगा। किसी भी हाल में वो आईसी तुम्हारा काम करेगा नहीं। यहां बताने का मेरा मकसद है, जे कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम तुम्हारे पास आता है, तुमने एचडीआर चेंज किया, सीपीयू रिवल किया, सारे वोल्टेजेस को चेक किया, फिर भी तुम्हारा बन नहीं रहा है, तो ये नतीजा को तुम कतई मत छोड़ो। ये जो नतीजा मैंने यहां पर बताया, यानी कि सिर्फ तुम्हें इस कैपेसिटर पे वोल्टेज नहीं देखना है, तुम्हें इन 3 बॉल में भी कंटिन्यूटी हर वोल्टेज को देखना है। अगर सब कुछ सही है तो 100% तुम्हारा नेटवर्क बनेगा ही बनेगा। ये एग्जाम्पल मैंने एक दिया, फिलहाल अभी तो बहुत सारा है, बहुत सारा है। फिर अगर दूसरे चीज को हम यहां पर देखें, VDD MX0 एंड MX1 एंड VDD PHY, ये VDD MX0 एंड VDD PHY, ये देखो ये एक लाइन से आया है। और ये है वीरेज L1E 0.9, वीरेज L1E 0.9। और ये वोल्टेज कहां से आ रहा है? क्या भाई साहब आजाद कुमार? वही आईसी है सर, सेम वही आईसी। MIC से आया। जी जी जी। और जब इस लाइन पे 2 कैपेसिटर 2.2 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है, जब भी ये कैपेसिटर खराब हो जाए तो तुरंत इसको निकाल के फेंक देना, रखना मत। तो यहां पर वीरेज L6 एंड वीरेज L1E 0.9, ये 5 बॉल में एंटर किया है। अभी अगर VDD MX1 को देखे तो
ये भी उसी लाइन से आया है, और वीडीडी पीएचवाई भी उसी लाइन से आया है। यानी कि ये तीनों पॉइंट जो है वीडीडी MX0, MX1 एंड वीडीडी पीएचवाई, ये तीनों तुम्हारा एक ही लाइन से आया है, जो कि 0.9 वोल्टेज का है। तो उसी तरह जिस तरह हम इसको जांच सर ये रजिस्टर कितने वैल्यू का लगा है सर बीच में? यहाँ पर एक 0 ohms का रजिस्टर लगाया है। 0 ohms का इसका एम क्या है लगाने का गुरुजी इसमें? इसमें इसका काम ये है कि ये जो लाइन आया है ये फुल अप एम्पियर पे जाएगा। MX1 जो है वो फुल अप एम्पियर में जाएगा, और जहां पर 0 ohms का रजिस्टर लगा तो कुछ एम्पियर वहां से घट के इन दोनों पॉइंट पे आएगा। यानी कि वोल्टेज डिफरेंशियल कुछ मिली वोल्टेज का रहेगा। वो एक रेजिस्टेंस जो भी टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा, उस टाइम जंपर कर सकता हूँ नहीं? कोई सवाल नहीं, जंपर करने का कोई सवाल नहीं है। ये मेरा क्लास है, मेरा क्लास में किसी चीज को उठा के फेंकने का और किसी रजिस्टर 0 ohms रजिस्टर को उठा के जंपर करने का परमिशन तुम्हें नहीं है। हाँ, टेस्ट के लिए तुम कर सकते हो, यानी कि इस जगह में एक तार जंपर लगा के तुम टेस्ट कर सकते हो। अगर टेस्ट में तुम्हारा सही हो गया तो तुरंत इसको यहाँ पर एक 0 ohms का रजिस्टर लगाओ। मान लीजिए सर 0.9 वोल्ट आ रहा है, तो ये और दूसरी लाइन पे कितना कम होगा वोल्टेज? बहुत बहुत एकदम माइनर डिफरेंस होगा, बहुत माइनर। माइनर डिफरेंस होगा। अरे शुभो, शुभो जी गुरु जी। तुम्हारे पास I2C है ना? हाँ। एक काम करना, इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करना और इस कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करना, देखना कितना डिफरेंस आता है। अच्छा। 100% तुम्हारा कुछ मिली वोल्ट का डिफरेंस आएगा। चलो इसके बाद देखते हैं यहाँ पर VDD PX एंड VDD PXM, दो लाइन यहां से वीरेज S10V 1.8 से ये आ रहा है, 1.8 से ये दो लाइन यहां पर आ रहा है, और इनमें भी एक रजिस्टर, दो कैपेसिटर इस्तेमाल हुआ है। यानी कि VDD PX को थोड़ा कम चाहिए और VDD PXM को थोड़ा ज्यादा चाहिए, या दोनों को बराबर चाहिए। इसके आगे अगर हम देखते हैं, एक ग्राउंड पिन है 1V29 की बॉल पे एक ग्राउंड पिन है। इसके बाद जरा गौर से देखना इस चीज को, VDD AHRX0, ये वोल्टेज इसी से आता है। अब एक वोल्टेज से, सिर्फ एक वोल्टेज से, ये एक वोल्टेज से वीरेज L4E 1.77, जरा गौर से देखो इसमें से कितना वोल्टेज निकल के, कितना वोल्टेज का लाइन निकल के इस IC के अंदर आ रहा है। कितना वोल्टेज निकल के एक ही वोल्टेज से यहाँ पर। गुरुजी ये सारा काम अंदर क्यों नहीं करा लेते? क्या हुआ? ये सारा काम अंदर क्यों नहीं करा लेते गुरुजी? मैं समझा नहीं। सारा वोल्टेज को गुरुजी इनका कहने का मतलब क्या है, आईसी के अंदर क्यों नहीं हो सकता? ये इतना बाहर दिया हुआ है कम सर्किट डायग्राम वगैरह। आईसी के अंदर आपका बॉल के बीच में बॉल गैप कितना होता है? एक बात। दूसरी बात समझो, यहाँ हर एक लाइन में एक कैपेसिटर अलग से लगा है क्या? वो तो सर रेफरेंस के लिए बाहर से दे सकते थे, लेकिन तब भी तो काम नहीं करना पड़ेगा। कैसे? अगर तुम वोल्टेज को अलग नहीं करोगे तो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर कंट्रोल कैसे करोगे? यहाँ पर जितना सारा कैपेसिटर लगा है सारे फ्रीक्वेंसी के लिए लगा है। देख लो जरा, ये सारे कैपेसिटर का वैल्यू क्या है? बहुत ही कम मान के फ्रीक्वेंसी। तो जो कम मान का कैपेसिटर होता है वो किस काम के लिए डिप्लॉय होता है? हाई फ्रीक्वेंसी को, ओनली हाई फ्रीक्वेंसी को ये क्या करेगा? कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। अगर एक लाइन आईसी के अंदर सभी को जोड़ देंगे तो हर एक लाइन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का
डिफरेंशियल बैठेगा, उसको कौन खत्म करेगा? कैपेसिटर। नहीं हो पाएगा गुरुजी, नहीं हो पाएगा। अभी खुद तुम बोले या मैं बोला? हाँ, नहीं सही है सर। सर तो थोड़ा बड़ा कंफ्यूजन आता है, दूर कर लेते हैं ना। अब यही तो सवाल चाहिए मेरे को। ये मेरे को इतना हिंदी क्लियर नहीं है, कल सुन रहा हूँ तो लेकिन बंगाली में बोलना, मैं समझ जाता हूँ, काहे परेशान हो रहा है? क्या है बाबू, इतना अच्छी से समझाइए, लेकिन समझ में आ रहा है। अभी जरा सोचो, एक वोल्टेज वीरेज L4E 1.77 एक 0 ohms रेजिस्टर के माध्यम से ये वोल्टेज इतने सारे लाइन के अंदर एंटर किया है। अब मान के चलो ये रेजिस्टर यहां से तुम्हारा खराब हो गया, 0 ohms का ज्यादातर ओपन हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? जी जी होता है जी। गुरुजी, बहुत ज्यादा होता है। अब जरा गौर से देखो, ये रजिस्टर यहां पर लगा है ना? बोर्ड व्यू में चलो, कहां गया हमारा HDR? ऊपर है। ये रजिस्टर है क्या? ये वाला वो रजिस्टर है? जी वही है गुरुजी। देख लो दोबारा। वही है, तीसरा नंबर। तो ये रजिस्टर ये है, ये वाला वो रजिस्टर है। अगर ये रजिस्टर यहां से निकल जाए, जरा सोचो, अगर ये रजिस्टर यहां से निकल जाए तो आईसी का कम से कम कितने मुझे लाइन पे आपकी आवाज भाग रही वोल्टेज, है। कितने लाइन पे वोल्टेज बंद हो जाएगा? सोच के देखो जरा, कितना लाइन बंद हो गुरुजी जाएगा? गुरुजी ये बीडी एच एच से क्या समझे गुरुजी? ये तो मेरे को भी पता नहीं है, मैं गधा हूं। गुरुजी 13 लाइन में वोल्टेज बंद हो जाएगा। 13 लाइन? हाँ 13 दिख रहा था हमको। जरा गौर से देखो, यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, इसके और ज्यादा इसके और गुनगुन का यहां बूढ़ा हो तक। जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा मिलने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 लाइन है गुरुजी। वही तो कह आउटपुट रहा कितना हूं ना। हुआ? तो आउटपुट कितना ये हुआ? अदना सा प्राणी अगर यहां से निकल जाए तो इतने लाइन को वोल्टेज बंद हो जाएगा। अब बंद हो गया, क्या तुम्हारा आईसी काम करेगा? नहीं करेगा। तो हम लोग आईसी को उखाड़ने से पहले कम से कम ये रजिस्टर को, कम से कम ये कैपेसिटर को शॉर्टिंग या लीकेज के लिए पहले चेक करेंगे, या नो सर्विस आया, आईसी को उतारे फेंक दिए, दूसरा आईसी लगा देंगे। अब यहां तुम दूसरा लगाओ, तीसरा लगाओ, पांचवा लगाओ, 10वां लगाओ, क्या अगर ये रजिस्टर 0 ohms से डेवलप होके 100 ohms या 1K बन गया या फ्यूज हो गया, ठीक। तो क्या होगा आगे की परिस्थिति तुम्हारा? वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे गुरुजी, वोल्टेज वोल्टेज यहां से ओपन हो जाएगा, और मतलब चेक ओपन नहीं हो करेगा, गया, लास्ट में 0 मिल जाएगा। कोई भी वोल्टेज तुम्हारा ये आईसी को नहीं आएगा मिली। नहीं। जी 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 अब बिल्कुल तुम नहीं। बदलते रहो, बैठ के आईसी को बदलते रहो, जितना आईसी बदलना है उतना आईसी बदलते जाओ। तो चलो लेकिन रेजिस्टेंस के इनपुट पे तो पूरे होंगे ना? हाँ हाँ, आउटपुट पे नहीं मिलेंगे हमें। हाँ, आउटपुट में नहीं मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा भी कम मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, मान के चलो ये वाला हमारा रजिस्टर है, ये वाला हमारा रजिस्टर है, और यहां पर हम क्या करते हैं, इस तरफ वोल्टेज चेक कर देते हैं, 1.77 हमारा आ रहा है, और यहाँ पर हमारा आ रहा है 1.3 या 1.2। पहले हम रजिस्टर को चेक नहीं करते हैं, अरे रजिस्टर डेवलप किया है या हाई वैल्यू हो गया है उसको हम देखते नहीं है, हम सीधा आईसी को उठा लेते हैं। अब जरा सोचो, यहां से गौर से जरा बातों को सोचो, तुम लोग कंफ्यूज कैसे होते हो। मान के चलो इस आईसी, इस रजिस्टर के यहां पर तुम्हें वोल्टेज मिल रहा है सही, और इस तरफ तुमको लो वोल्टेज मिल रहा है। अब तुम आईसी को उतार दोगे, उतारने के बाद क्या दोनों तरफ का वोल्टेज बराबर हो जाएगा? जी नहीं बराबर होगा सर, बराबर नहीं होगा सर। हो जाएगा, हो जाएगा गुरुजी। क्योंकि लोड नहीं लोड लगेगा। खत्म हो गया, लोड लोड नहीं रहा।
लोड खत्म हो गया और लूप ओपन हो गया, ये कंप्लीट हाँ लूप नहीं बना, तो दोनों तरफ वोल्टेज तुम्हारा बराबर मिलने लगा। अब तुम क्या सोचोगे, ये एचडीआर खराब है। अब जैसे ही दूसरा एचडीआर तुम लगाओगे फिर भी वहां पर 1.3 वोल्टेज बनेगा। अब क्या बंद हो कर, जाएगा। हम्म, इसीलिए अगर इस लाइन में वोल्टेज इस तरह का मिलता है, एक बार इस रजिस्टर को उठाओ और माप के देखो कि रजिस्टर का वोल्टेज क्या है। या तो ये कैपेसिटर लीकेज हो सकता है, इसको भी तुम चेक करोगे। यानी कि आईसी तब तक तुम मत उठाओ जब तक तुम्हें यहां से पूरी तरह से क्लैरिटी ना मिल जाए। शुरू से लेकर अंत तक मेरा बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी सेट तुम्हारे पास आया है तो फटाक से आईसी मत उतारो। हाँ, पटका हुआ सेट है, फेंका हुआ सेट है, किसी गाड़ी के नीचे आ गया सेट है, तो उसको तुम उठा सकते हो। लेकिन कोई सेट बिल्कुल नया है, चकाचौंध है, और चलते चलते अचानक से खराब हुआ है, उसी तरह का सेट अगर तुम्हारे पास आया है तो किसी भी आईसी को मत छेड़ो। सबसे पहले इन छोटे छोटे कंपोनेंट से अपनी सफर को शुरू करो। तो यहाँ पर इस वोल्टेज को जरा देख लेते हैं। ये वोल्टेज तो बहुत सारे जगह में गया है, ये वोल्टेज बहुत सारे जगह में गया है, लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन तो वही है क्या आजाद? जी सर, जी वही वही ऐसी। ऐसी है। वही है, वही L735 है, PMR 735 है, इसी में से ही वोल्टेज निकल के जा रहा है। चलो, यहां तक हमारा सफर खत्म हो गया। फिर यहां पर देखते हैं, यहां पर एक वोल्टेज यहां पर आया है, एक वोल्टेज यहां से जा रहा है, मतलब वोल्टेज एक ही है। वीरेज L5E 0.8 एंड 0.81, यानी कि एक वोल्टेज आ रहा है और एक वोल्टेज यहां से रजिस्टर के माध्यम से किसी दूसरे जगह में जा रहा है। अब ये वोल्टेज यहां से एंटर किया तो जरा गौर से देखो ये कितने सारे जगह में गया है, यानी कि लगभग लगभग ये वोल्टेज यहां से लेकर यहां तक पूरी तरह से कवर कर रहा है। तो उसी तरह अगर इसकी भी बात की जाए, अगर इसकी भी बात की जाए तो ये वाला वोल्टेज अगर यहां से मिस हो जाए तो इतना सारा सेक्शन को तुम्हारा वोल्टेज मिलेगा नहीं। अब इतना सारा सेक्शन को वोल्टेज नहीं मिला तो आईसी तुम्हारा काम करेगा नहीं। जरा गौर से देखते हैं ये वन को। अब समझ में आया क्या? जी जी। यानी कि उसमें से एक 0 ohms का रेजिस्टर लग के एक दूसरे जगह में जा रहा है, इसी आईसी के अंदर दूसरे सेक्शन को जा रहा है। अगर इसको यहां से क्लिक करें तो ये कहां से आ रहा है भाई? उसी से। जी जी जी, वही है। इसी से। तो आज कम से कम तुम्हें इतना तो समझ में आया कि जो मैंने बताया 735 या 055 एक आईसी आता है, ये कंप्लीटली तुम्हारा एसडीआर सेक्शन को वोल्टेज देता है। अगर ये आईसी खराब हो जाए तो क्या तुम्हारा नेटवर्क बनेगा? पावर आईसी को नहीं गुरु चेक जी। करते रहो, सारे पावर आईसी को चेक करते रहो, कोई फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन गुरु जी, ये इनपुट भी बहुत वोल्टेज ले रहा है, तब जाके इतना आउटपुट दे रहा है। एक वोल्टेज हाँ, नहीं, बीओबी। आउटपुट ले रहा है ये। हाँ बीओबी ले रहा है। जहां पर हमारा डबल भाई वोल्टेज। पावर आईसी का सीक्वेंस होता है, जहां पर डबल एंड ट्रिपल पावर का सीक्वेंस होता है, वहां पर बीओबी तो होना लाजमी है ना। तो यहाँ 9 LDO बना रहा है बीरेज वोल्टेज। हाँ, इनपुट कितना है? इनपुट बना भी रहा तो कई ठो है, 1 2 3 4 4 इनपुट ले रहा है ये। कारण क्या है? गुरु जी, एक तो इसको मतलब वो ऑन कराने के लिए आ रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, एलडीओ का मतलब क्या होता है? एलडीओ का मतलब सेट पहले चालू किया, एलडीओ का मतलब जैसे मतलब हमारा सेट लो नहीं, ड्रॉप आउट। लो 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 ड्रॉप ड्रॉप आउट। आउट। लो ड्रॉप आउट का मतलब क्या होता है? नहीं, इनपुट जितना भी हो चाहे कम ज्यादा, कम वोल्टेज को आउटपुट बाहर सेम करने रहेगा।
अरे नहीं रे, पिछले तुम लोग क्लास करते हो फिर पिछले क्लास को भूल कैसे जाते हो? लो ड्रॉप करेगा, यानी कि इनपुट का जो वोल्टेज है उससे थोड़ा सा वो ड्रॉप करेगा या उसी के बराबर होगा। अगर इस बात में हम सोचे यहाँ पर 2.8 वोल्टेज है, तो अगर 2.8 वोल्टेज है तो उसको तो बड़ा वोल्टेज चाहिए ना, लो ड्रॉप करेगा। और ये 0.8 है, अगर इसको 1.2 वोल्टेज मिला तो ये 0.8 निकालेगा। इसको 3 पॉइंट से ऊपर वोल्टेज चाहिए तभी जाके ये 2.8 वोल्टेज निकलेगा। इसको कम से कम 2 वोल्टेज से ऊपर चाहिए तभी जाके ये 1.77 बनाएगा। इसको कम से कम 1.5 वोल्ट से ऊपर चाहिए तभी जाके ये 1.2 बनाएगा। और इसको 1 वोल्ट से ज्यादा चाहिए तभी जाके ये 0.9 बनाएगा। अगर बीओबी की बात करें, ये VDD L7 को बना रहा है। देखो L7 में कितना वोल्टेज है? 2.8। तो बीओबी में कितना वोल्टेज होता है? बीपीएस की तरह। गुरुजी कौन सा इनपुट कौन सा वोल्टेज बना रहा है, ये कैसे पता चला गुरुजी? 2.8 ही होता है गुरुजी। हाँ नहीं, बीओबी 2.8 नहीं होता है, बीओबी 3.4 होता है। उसको तो बीपीएस के बराबर होता है। उसको सेकंड बीपीएच कहा जाता है। वो 3.4 वोल्टेज। अभी देखो यहाँ पे बीओबी इन किया तो यहाँ पर इसने क्या लिखा है? VDD L7 वोल्टेज बकर बूस्ट। ये L7 को बना रहा है तो इधर L7 है। L7 कितना बन रहा है? 2.8। आई बात समझ में ना? तो इतना सारा वोल्टेज इस आईसी को क्यों दिया गया है? क्लियर हो गया क्या? जी 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 जी। आगे बढ़ते हैं। तो क्या यहां तक हमारा वोल्टेज का सफर इस तरफ का खत्म हो गया? जी गुरुजी। तो इस तरफ भी है ना, इस तरफ भी वोल्टेज है ना। यहां से भी एक वोल्टेज वीरेज L5 जो उस तरफ से आया, उस तरफ से जो आया 0.8/1, ये कितने वोल्टेज को बना रहा है? जरा गौर से देखो। यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज वो बना रहा है। आईसी के अंदर इतने जगह को वो वोल्टेज दे रहा है। तो मान के चलो अगर L5 पे 0.8 वोल्टेज जो है वो इस तरफ मिलना बंद हो गया, और इस तरफ जो तुम्हारा 0 ohms का रजिस्टर है, जो 0 ohms का रजिस्टर यहाँ पर लगाया है, ये रजिस्टर यहाँ से खराब हो गया। इस रजिस्टर यहाँ से खराब हो गया, यानी कि R1420। देखो ये वाला रजिस्टर है, ये वाला वो रजिस्टर है। अगर ये रजिस्टर यहां से खराब हो गया तो इस आईसी का कम से कम कितना वोल्टेज तुम्हारा बंद हो जाएगा? जरा गौर से देखो। यहां से लेकर यहां तक सारा वोल्टेज बंद हो जाएगा। अब तुम बैठ के घूमते रहो, वो एक इतना सा रजिस्टर सारा कांड करके बैठा रहेगा, अब तुम ढूंढते रहोगे क्या हुआ क्या नहीं। इसके बाद अगर इसका दूसरा वोल्टेज को देखे तो अब दूसरा वोल्टेज कौन सा है? वीरेज L2E 1.8 वोल्टेज। ऑब्वियसली वो उसी आईसी से आ रहा होगा, और ये वोल्टेज यहां से लेकर, यानी कि ये 2 वोल्टेज इस तरफ का सारे वोल्टेज को कवर कर रहे हैं। यहां से लेकर यहां तक जितना भी वोल्टेज है सारे वोल्टेज को इन्हें दोनों वोल्टेज बना रहे हैं। अब यहां पर भी एक 0 ohms का रजिस्टर तुम्हारा लगा है, यहां पर भी एक 0 ohms का रजिस्टर लगा है। अगर इस रजिस्टर को यहां से कॉपी करके हम देखेंगे तो ये रजिस्टर कहाँ है? ये रजिस्टर हमारा यहाँ पर है, ये रजिस्टर हमारा ये है। गुरुजी हाँ अगर इन रजिस्ट्रेशन में से कोई भी निकल जाए हाँ, तो क्या हमारा बेसबैंड अननोन होगा या फोन भी बंद हो सकता है? बेसबैंड भी फोन बंद नहीं होगा, फोन बंद नहीं होगा। बेसबैंड अननोन हो जाएगा, नेटवर्क तुम्हारा गायब हो जाएगा। हाँ, और अगर शॉर्ट है कैपेसिटर सर? कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो जाए तो 735 आईसी गर्म होगा। ओके। अगर 735 खराब हो गया, शॉर्ट कर गया, तो सेट तुम्हारा डेड हो जाएगा, क्योंकि 735 को बीओबी भी आ रहा है
तो बहुत सारा रेगुलेटेड वोल्टेज भी आ रहा है। अगर 735 तुम्हारा खराब हो जाए तो सेट तुम्हारा डेड हो जाएगा। और बहुत सारे हम जगह में हमने देखा है, X555 हो या ये 735 आईसी जो है ना, सिर्फ नेटवर्क के लिए वोल्टेज प्रोवाइड करता है ना, तो ये आईसी खराब होने पर तुम्हारा सेट डेड हो जाता है। और हम लोग पावर आईसी, सीपीयू, ईएमएमसी, रैम, 4 जीपीए, 2 जीपीए सबको पकड़ के घूमते रहते हैं, लेकिन वो आईसी खराब होता है। क्योंकि वो आईसी खराब हो गया, बीओबी बंद हो गया। बीओबी बंद हो गया, एल वाला या सी वाला आईसी काम नहीं करेगा, बी वाला आईसी काम करेगा, और ए वाला आईसी, जीरो वाला आईसी काम नहीं करेगा। बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ये अगर छोटी सी आईसी, मुझे ये छोटी वाली आईसी जो है, इसमें किसी भी वोल्टेज का फीडबैक नहीं दिया है, नहीं तो फिर वो गर्म नहीं होती कम से कम। हाँ फीडबैक होता तो अपना वोल्टेज जो कट ऑफ कर लेता। तो क्या यहां तक समझ में आया या नहीं आया? मुझे बहुत अच्छे से है। चलो, अब जितना हमने मोटा मोटा यहां से समझ लिया, उतना पतला पतला यहां से समझेंगे। और या कौन के लिए तो चले आगे बढ़े। जी। अब कैसे लगा कैमरा? नवनीत, हेलो। अरे कहाँ हो धर्मपाल जी? ऊपर इनको कोई म्यूट करो। तो सबसे पहले देखते हैं SDR868। SDR868 एक क्वालकॉम का हाई परफॉर्मेंस 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसीवर चिपसेट है, जो स्मार्टफोन्स और एडवांस्ड वायरलेस में यूज होता है। ये चिप 5G NR यानी कि न्यू रेडियो के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड को ये हैंडल कर रहा है। मैन्युफैक्चरर एंड टाइप, मैन्युफैक्चरर इसका हो गया क्वालकॉम, और चिपसेट का टाइप हो गया RF ट्रांसीवर यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसीवर आईसी। इसमें खासियत क्या है? 5G। अरे यार क्या कर रहे हो? 5G support designed for 5G NR, subject to 6 gigahertz or web band, web bands। सभी का माइक को मैंने म्यूट कर दिया है। अगर शोर ना करोगे तो माइक को खोलूंगा, अगर शोर करोगे तो माइक का परमिशन नहीं दूंगा। बोलो, अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, हम बताएंगे वेब क्या है। मल्टीमीडिया। नहीं, गलत। सर मीडियम से मतलब नहीं है इसका कुछ? ये होता है माइक्रोमीटर वेब बैंड। हमारा जो वेब बनता है वो इस तरह का बनता है ना, इस तरह का बनता है। तो दोनों टॉप के बीच में जो गैप होता है, ये 6 गीगाहर्ट्ज में, ये माइक्रोमीटर में बनता है। इंटीग्रेशन क्या है? SDR868 एक स्टैंड अलोन RF ट्रांसीवर है। ये यानी कि ये अपने आप में पूर्णतया एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी है, जो क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन बेसबैंड प्रोसेसर के साथ काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड और कैरियर एग्रीगेशन को ये सपोर्ट करता है, यानी कि CAG को ये सपोर्ट करता है, जिससे हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर पॉसिबल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है?
स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है, ऑटोमोटिव टेलीमैटिक्स में भी इस्तेमाल होता है और आईओटी डिवाइस में भी इस्तेमाल होता है। Xiaomi के MI K44 स्मार्टफोन में HDR868 चिप यूज होता है, जिससे डिवाइस को 5G कनेक्टिविटी मिलता है। यह चिप मल्टीपल एंटीनाज और मीमो यानी कि मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट होता है, जिससे नेटवर्क स्पीड और रिलायबिलिटी इंप्रूव होता है। मेजर ब्लॉक्स क्या है इसमें? आरएफ फ्रंट एंड, सिग्नल रिसीव एंड ट्रांसमिट, लोकल ऑसिलेटर एंड पीएलएल, बेसबैंड इंटरफेस एंड पावर मैनेजमेंट सर्किट। ये 4 ब्लॉक इसमें मेजर ब्लॉक्स होते हैं। SDR868 का इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट कौन सा है? आरएफ एंटीना, इनपुट आरएक्स पोर्ट, मल्टीपल एंटीना लाइंस सब्जेक्ट टू 6 गीगाहर्ट्ज। काम एक्सटर्नल एंटीना से सिग्नल को रिसीव करना और चिप के अंदर एम्पलीफाई और फिल्टर करना। रेफरेंस क्लॉक इनपुट होता है। काम क्या है? पीएलएल फेज लॉक्ड लूप को फ्रीक्वेंसी सिंथेसिस के लिए स्टेबल रेफरेंस देना है। बेसबैंड कंट्रोल इनपुट्स, ये डिजिटल लाइंस होता है। स्नैपड्रैगन मॉडेम बेसबैंड से कंट्रोल सिग्नल आता है, बैंड सिलेक्ट गेन कंट्रोल कैलिब्रेशन के लिए। पावर सप्लाई इनपुट्स क्या है? वीडीडी, वीएसएस, वोल्टेज ड्रेन ड्राइव एंड वोल्टेज सोर्स टू सोर्स। मल्टीपल्स रेल्स होते हैं, कोर, आरएफ, फ्रंट एंड एंड पीएलएल। काम क्या होता है? चिप के अलग अलग ब्लॉक्स को स्टेबल पावर देना। आउटपुट में कौन कौन आते हैं? आरएफ ट्रांसमिट आउटपुट होता है, टी एक्सपोर्ट होता है। मल्टीपल एंटीना लाइंस, जहां से ट्रांसमिट सिग्नल निकाला जाता है। काम क्या है? एम्पलीफाइड और मॉड्यूलेटेड आरएफ सिग्नल को एंटीना तक भेजना। बेसबैंड डाटा आउटपुट्स, ये डिजिटल लाइंस होता है। रिसीव्ड आरएफ सिग्नल को डाउन कन्वर्ट करके बेसबैंड मॉडेम को देना। स्टेटस फीडबैक आउटपुट्स, काम चिप की हेल्थ को और कैलिब्रेशन को समझने का काम करता है। SDR868 का फंक्शन क्या है? SDR868 एक क्वालकॉम का 5G आरएफ ट्रांसीवर चिप है, जो स्मार्टफोन के मॉडेम के साथ मिलकर एंटीना से सिग्नल रिसीव या ट्रांसमिट करता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करता है और बेसबैंड प्रोसेसर को डाटा प्रोवाइड करता है। इसका मेन फंक्शन है मोबाइल डिवाइस को 4G 5G नेटवर्क से कनेक्ट करना और हाई स्पीड कम्युनिकेशन को इनेबल करना। यहां तक अगर समझ में आ गया है, सभी का माइक मैंने खोल दिया है, बोलो अगर मन में कोई सवाल आता है तो कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर मन में कोई सवाल है कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे बढ़ेंगे। सर ये 4G और 5G दोनों के लिए काम करता है ये चिप? ये 2G 3G 4G 5G सभी के लिए काम करता है, सभी के लिए काम करता है। ट्रांसीवर जो होता है वो सभी बैंड्स को, सभी नेटवर्क को अपने अंदर बनाता है और वितरण भी करता है। SDR868 क्वालकॉम का 5G आरएफ ट्रांसीवर चिप है, जो स्मार्टफोन के मॉडेम के साथ, मॉडेम क्या होता है? मॉडेम क्या चीज होता है? मॉड्यूलेशन गुरुजी, डीमॉड्यूलेशन। क्या होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? मतलब सर अच्छा, सिग्नल मतलब को उसको सवार करना और उतारना। ना ना, गलत। ADC एंड DAC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना। तुमने मुंह पे बोला, माइक रिसीव किया, एनालॉग हुआ, फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया। तुम्हारा दोस्त तुमको फोन के माध्यम से हेलो कहा, वो डिजिटल सिग्नल में आया, बेसबैंड प्रोसेसर में गया, वो डिजिटल से उसे एनालॉग में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद तुम्हारा स्पीकर को भेजा, तभी जाके तुम्हें हेलो सुनाई दिया। तो मॉडेम का काम ये होता है डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल करना।
तो ये जो स्मार्टफोन के मॉडेम के साथ मिलकर एंटीना से सिग्नल रिसीव ट्रांसमिट करता है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट करता है और बेसबैंड प्रोसेसर को डाटा प्रोवाइड करता है। इसका मेन फंक्शन है मोबाइल डिवाइस को 4G 5G नेटवर्क से कनेक्ट करना और हाई स्पीड कम्युनिकेशन को इनेबल करना। SDR 868 चिप का फंक्शन इन डिटेल्स। नंबर 1, RF सिग्नल को हैंडलिंग करता है, रिसीव RX एंटीना से आने वाला 4G 5G सिग्नल को एम्पलीफाई और फिल्टर करने का। ट्रांसमिट बेसबैंड प्रोसेसर से मॉड्यूलेटेड डाटा लेकर एंटीना तक भेजता है। काम क्या है? ये दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है। फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन, SDR के अंदर PLL यानी कि फेज लॉक्ड लूप और लोकल ऑक्सीलेटर होते हैं जो सिग्नल्स को रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड में कन्वर्ट करते हैं। काम क्या है? सब्जेक्ट टू 6 गीगाहर्ट्ज और माइक्रोमीटर वेव बैंड्स को हैंडल करना, जैसे कि चिप मल्टीपल ऑपरेटर्स और रीजियन में काम करे। स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी क्या है? डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग यानी कि DSS एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड में 4G LTE और 5G NR को एक साथ रन करने देता है। ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग क्या है ना, एक फ्रीक्वेंसी बैंड में, एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड में ये 4G को भी चलाता है, 5G को भी चलाता है और दोनों को भी चलाता है। काम क्या है? ऑपरेटर्स को फ्लेक्सिबल स्पेक्ट्रम यूज करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे कवरेज और स्पीड दोनों इंप्रूव होते हैं। फिर सर आता है, बैंड लेकिन अलग अलग होता है सर। हाँ, तो पर इसमें ये आईसी का ये बनावटी की वजह से ऐसा काम करता है। ये IC क्या करता है, मान के चलो तुम्हें 35 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी या 40 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जरूरत है ना? जी। तो ये क्या करता है, 18 मेगाहर्ट्ज और 23 मेगाहर्ट्ज दोनों को मिला देता है। ये SDR तो का। सर देखिए फ्रीक्वेंसी, अरे सर अलग हो गया और ये बैंड अलग ना होता है सर। बैंड तो कंपनी प्रोवाइडर होते हैं। हाँ, मैंने कब मना किया? ये क्या करता है, दो फ्रीक्वेंसी को मिला के एक नया फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है, इसीलिए इसका नाम SDR है। इसका नाम SDR क्यों है? पिछला क्लास तुमने मेरा देखा था कि नहीं देखा था? नहीं देखा। हाँ, इसीलिए इसीलिए तुम्हें पता नहीं यार। अब क्या किया जाए, तुम लोग तो। गुरुजी, हाँ, वही से जो लाइन के लिए बुलाया था, वो लाइन जाके एक आईसी में रुकता है। जो भी वोल्टेज ज्यादा लगता है उस टाइम वही आईसी से ज्यादा वोल्टेज दे सकता है ना। चलो ठीक है। तो स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी क्या है? डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग यानी कि DSS एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड में 4G LTE और 5G NR को एक साथ रन करने देता है। काम क्या है? ऑपरेटर को फ्लेक्सिबल स्पेक्ट्रम यूज करने की ऑप्शन मिलता है, जिससे कवरेज और स्पीड दोनों इंप्रूव होते हैं। बेसबैंड इंटरफेस क्या है? SDR 868 स्नैपड्रैगन मॉडेम जैसे कि X60 के साथ कनेक्ट होता है और काम क्या करता है? RF सिग्नल को डिजिटल बेसबैंड डाटा में कन्वर्ट करना और मॉडेम को देना, और ये मॉडेम से डिजिटल डाटा लेकर RF सिग्नल बनाना। पावर मैनेजमेंट क्या है? चिप के अंदर पावर कंट्रोल सर्किट होते हैं जो ट्रांसमिट पावर को एडजस्ट करते हैं। काम क्या है? बैटरी लाइफ को ऑप्टिमाइज करना और ओवरहीटिंग को अवॉइड करना। मल्टी मोड मल्टी बैंड सपोर्ट क्या है? मिमो, ये SDR 886 एक मल्टी मोड मल्टी बैंड RF ट्रांसीवर है जो 2G 3G 4G 5G सबको हैंडल कर सकता है। काम एक ही चिप से ग्लोबल कनेक्टिविटी पॉसिबल होता है। चलो यहां पर थोड़ा सा मैं इसको रोकता हूं, लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। जो बाकी बचा